जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आए हैं एमएचडी 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम का विवेचन कीजिए। जिसमें से भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम का विवेचन हम लोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो भारतीय भाषाओं के उस परिवार का हिस्सा है जिनकी उत्पत्ति इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से मानी जाती है। तो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से जो मानी जाती है वही है भारतीय आर्य भाषाएं। और इन भाषाओं का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के दौरान हुआ था, जिसमें संस्कृत से पाली हुआ था, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश से आधुनिक भाषाएं इस विकास क्रम का हिस्सा है। और इस विकास यात्रा को भाषाई और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो कुछ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। पहला था हमारा वैदिक संस्कृत, ठीक है, ये हेडलाइन है। तो वैदिक संस्कृत है जिसमें 1500 ईसा पूर्व से, ध्यान देना यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की बात है, मतलब बिफोर ख्रिस्ट बीसी, ठीक है। तो यह आर्य भाषाओं का प्रारंभिक और प्राचीनतम स्वरूप है। आर्य भाषा का ये वैदिक संस्कृत बहुत ही पुराना स्वरूप है। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी विशेषता ये है कि वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ था, जिसमें वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथों लिखे गए, उपनिषद लिखे गए और अरण्यक जो सब लिखे गए थे उनमें हमें वैदिक संस्कृत का प्रयोग देखने को मिलता है। इसकी ध्वनियाँ जो थी, शब्द रचना जो थे और व्याकरण जो थे वो बहुत जटिल है, ठीक है। आगे बताया गया है कि भाषा में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति प्रमुख है। उदाहरण के तौर पर हमें देखने को मिलता है 4 वेद जो है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरा नंबर हेडलाइन है हमारा लौकिक संस्कृत, जिसमें ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे भी बताया गया है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। वहाँ पे था 1500 से 500 तक, अब यहाँ पे 500 से 200 आ गया है, वो भी बीसी है, ईसा पूर्व है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है कि यह वैदिक संस्कृत का परिष्कृत रूप है और इसे क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। मतलब वैदिक संस्कृत से थोड़ा मॉडिफाई हुआ, मतलब थोड़ा इजी हुआ और इसे परिष्कृत रूप कहा जाता है और यह क्लासिकल संस्कृत है। इसकी क्या विशेषता है कि जो पाणिनि हुए थे, जिन्होंने ग्रामर लिखी थी, व्याकरण, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी लगभग 400 ईसा पूर्व ने संस्कृत भाषा को व्याकरणिक आधार पर परिभाषित किया था। और महाकाव्य रामायण, महाभारत, पुराण, नाट्य शास्त्र और दर्शन ग्रंथ इसी काल में रचे गए थे। तो लौकिक संस्कृत जो समय था उसी में हमारे रामायण, महाभारत, पुराण, नाट्य शास्त्र जो दर्शन ग्रंथ थे इसी समय में लिखे गए थे। इसका 3 नंबर पॉइंट में है भाषा जो थी वो भाषा में संरचना सरल थी और व्यवस्थित हो गई थी, जिसके कारण वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यास का महाभारत और कालिदास के नाटक आए। 3 नंबर पॉइंट में ये वाला है। चौथा नंबर है हम लोगों का हेडलाइन, जिसमें पाली और प्राकृत का भाषाएं हैं, जिनमें 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी आ गई। यहाँ पे 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, मतलब 500 ईसा पूर्व से मतलब बिफोर ख्रिस्ट से अब यहाँ पे ईस्वी आ गई, ठीक है। तो बताया गया है कि पाली जो है पाली और प्राकृत, यहाँ पे 2 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है, पाली और प्राकृत के बारे में। तो पाली क्या है, यह भाषा जो थी ये बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा बनी थी पाली, और गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश दिए गए थे वो त्रिपिटक ग्रंथ में लिखे गए थे, वो भी पाली भाषा में, ध्यान रखना आप लोग। प्राकृत जो है, प्राकृत का अर्थ है प्राकृतिक भाषा, प्राकृत का अर्थ है प्राकृतिक भाषा। यह केवल लोक भाषाओं का समूह था जिसमें कई उपभाषाएं थी, जैसे सौरसेनी, और ये प्राकृत भाषा में सौरसेनी थी, मागधी थी और अर्धमागधी थे। अच्छा, और एक हुआ जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत में लिखे गए। अब यहाँ पे अर्धमागधी जो है वो जो जैन धर्म था उसके ग्रंथ जो लिखे गए थे वो अर्धमागधी में लिखे गए थे, जो कि हमारे पाली जो प्राकृत भाषा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे पाली की जो विशेषताएं थी वो क्या है, तो सरल और बोलचाल की भाषा थी, पाली भाषा सरल थी और बोलचाल की भाषा थी। साहित्य में नाटक लिखे गए थे, लोकगीत लिखे गए थे और गाथाएं शामिल थी इसी भाषा में। अच्छा, उसके बाद अपभ्रंश भाषाएं आई, जिसमें 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी हो गया। अब यहाँ पे ईस्वी चल रहा है, आप लोग ध्यान रखना है, ईसा पूर्व नहीं लिखा है, ठीक है।
तो प्राकृत से विकसित भाषाओं को अपभ्रंश कहा जाता है। जो भी भाषा प्राकृत से विकसित हुई, प्राकृत पर यहाँ पे कौन कौन सी भाषा थी प्राकृत में? प्राकृत में थी हमारी सौसेनी थी, मागधी थी, अर्धमागधी थी, और कहा गया इनसे जो भाषा विकसित हुई उसे हम लोग अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, तो जो अपभ्रंश से, जो प्राकृत से निकली वो अपभ्रंश है, और अपभ्रंश का समय काल रहा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इसकी विशेषता है कि यह बोलचाल की भाषा तो थी जो आधुनिक भाषाओं की पूर्वज है। आज की जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं इसकी पूर्वज भाषा है अपभ्रंश। व्याकरण और संरचना में प्राकृत से अधिक सरल था। प्राकृत से यह सरल हो गया था अपभ्रंश, और कविता और भक्ति साहित्य का विकास भी इसी में हुआ था। इसकी प्रमुख रचनाएं थी जिनमें सरापा के जो दोहे देखने को मिलते हैं, सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं वो हमें इसी अपभ्रंश भाषा में देखने को मिलती है। और बाद में आया हमारा आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव, जो कि 1000 ईस्वी से अभी वर्तमान इस समय तक चल रहा है। तो इसमें अपभ्रंश से विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अस्तित्व में आई है, जो कि अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी आई, और जिस हिंदी को अभी हम फिलहाल में आपसे, जिस हिंदी भाषा में आपसे बात कर रहे हैं। तो ये विशेषता है इसकी कि अपभ्रंश की उपभाषाओं ने हिंदी को जन्म दिया, बंगाली को जन्म दिया, मराठी को जन्म दिया, गुजराती को जन्म दिया, पंजाबी को जन्म दिया, असमिया को जन्म दिया, और उर्दू जैसे आधुनिक भाषाओं को जन्म दिया। किसने? एक अकेला भाषा जो कि था अपभ्रंश ने। और इन भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ। आज हम लोग जितनी साहित्य रचना पढ़ते हैं वो इसी भाषाओं में विकास हुआ है, इन्हीं सारी भाषाओं में। 12वीं शताब्दी के बाद खड़ी बोली हिंदी ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया था। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास एक सतत और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। मतलब ये हमेशा से रहा है, सतत मतलब हमेशा से रहा है, और बहुत सारे स्तर से गुजरा हुआ है। यह विकास वैदिक संस्कृत से प्रारंभ होकर लोक भाषाओं और आधुनिक भाषाओं तक विस्तृत है। इस विकास क्रम में विभिन्न भाषाओं और बोलियों ने साहित्य, संस्कृति और समाज को समृद्ध किया। आज हिंदी, बंगाली, मराठी और जो भी अन्य भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो इसी ऐतिहासिक यात्रा की आधुनिक कड़ियाँ हैं। तो जो हिंदी भाषा का जो विकास प्रणाली जो है वो बहुत ही एक दिन में नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, और बहुत बहुस्तरीय है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।